मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो कैसे कैसे बना। आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हमारे पास राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, सारा कुछ ड्यूटीज़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर में बना कैसे है, कौन कौन से वो स्टेप्स थे जिनके स्टेप्स के थ्रू ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें देखने को मिला। तो सबसे पहला इसमें हम स्टेप्स बाय स्टेप्स इसको पढ़ेंगे, खुद से स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स हमारा इसमें आएगा डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सबसे पहला स्टेप है हमारा डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिमांड है वो हुई थी 1930। अपना एम.एन. रॉय, एक बंदे एम.एन. रॉय ने दिया था आइडिया। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने हमारे आइडिया दिया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप्स पे आता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसकी डिमांड आगे चल के 1934 में हुआ। 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। उसके बाद आगे 1935 में जाके क्या होता है, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को एज अ सॉवरेन कंट्री बना सकें। कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री बने जिस पर किसी भी बाहर की कंट्री का कोई भी इन्फ्लुएंस हो, वो सॉवरेन हो, वो अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सके, उसको किसी से कोई इन्फ्लुएंस उस पर ना हो। और उन्होंने बोला कि हम ये जो करेंगे किस पे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाएंगे ताकि हमारी कंट्री जो है वो किसी भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया कि हमारी कंट्री में जो भी पहले तो 21 था स्टार्टिंग से, बाद में अभी हमारा 18 ईयर्स के जो भी बंदे हैं उन्हें राइट टू वोट देंगे ताकि हमारा कंट्री जो है एक सॉवरेन कंट्री बने। उसके बाद सेकेंड हम चलते हैं कि आगे क्या होता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। 1940 आ जाता है। 1940 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और एक्सेप्टेंस का जो उसको क्या बोलते हैं हम, उसमें जो एक्ट जो एक रेजोल्यूशन जो एग्रीमेंट हुआ उसको हम एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड को माना कि हाँ जी हम आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर में ही 1940 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड को मान लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाला ये बोल सकते हो कि इसका जो मेन जो काम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में वो किसका है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। ये पूरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी होने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे कैसे बनी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब हम आगे नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, एक पॉइंट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारा है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का अब प्रपोजल तो मान लिया गया कि भाई चलो बना देंगे। अब इसका है दूसरा कि कंपोजिशन, कि भाई बनानी था, इसमें होगा कौन कौन। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हमारा होगा कौन कौन, कंपोजिशन इसकी कितनी होगी, इसमें हमने कितने मेंबर रखने हैं, कहाँ से रखने हैं, किस किस को नहीं रखना है, किस को रखना है। तो इसकी कंपोजिशन में इसके टोटल मेंबर जो थे, टोटल मेंबर इसके थे 389। टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के? 389।
जिसमें हमने इसको डिवाइड किया था ब्रिटिश इंडिया के पास कितने थे, जो मतलब कि जितने हिस्से पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, ब्रिटिश इंडिया के पास कितने थे, ब्रिटिश इंडिया के पास थे 296 मेंबर थे ब्रिटिश इंडिया के पास। बाकी जो थे प्रिंसली स्टेट्स हमारी बची, तो प्रिंसली स्टेट के पास कितने थे, प्रिंसली स्टेट वो थी जो अंग्रेज़ों के अंडर पे नहीं थी, जिन पे अंग्रेज़ की हुकूमत नहीं थी, ब्रिटिशर का रूल नहीं था। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनके पास कितने थे, 93। ये थी हमारी कंपोजिशन। टोटल मेंबर्स 389। ब्रिटिश इंडिया के पास जो थे वो 296 मेंबर वहाँ से चुने गए, नॉमिनेट किए या इलेक्ट, तो यहाँ पे 93 जो थे वो हमारे आए प्रिंस स्टेट से, कि प्रिंस स्टेट वो स्टेट्स थी जिन पर ब्रिटिशर्स का जो रूल नहीं था। अब ये हो गया, तो आगे हम चलें तो ये जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। मतलब कि इलेक्टेड भी थी, इसमें कुछ मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे, प्लस कुछ मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड कहाँ से थे, ब्रिटिशर्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी, जो इम्पॉर्टेंट जगह थी, वहाँ से मेंबरों को नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट मतलब होता है कि उनके इलेक्शंस नहीं होते, और इलेक्टेड मतलब होता है कि उन मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसका जो फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट इलेक्शन इसके होते हैं हमारे 1946 में ही फर्स्ट इलेक्शन हो जाते हैं, जुलाई 1946 में, ठीक है, 398 सीट्स के। तो उसमें हमारी मेन पार्टीज कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी थी। जब इलेक्शन हुए जुलाई 1946 में इलेक्शन हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन, इसमें कांग्रेस ने इसमें मेन जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी आई वो कौन सी थी, कांग्रेस ने सीटें ले ली यहाँ पे 208 सीट्स, 208 सीट कांग्रेस ने ले ली। मुस्लिम लीग ने कितनी ले ली, मुस्लिम लीग ने ले ली भाई साहब 73। और अदर्स पार्टी जिनको आज हम बोलते हैं, उस टाइम भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां थी, उन्होंने ले ली 15 और अदर्स ने कितने ली 56। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, प्रिंसली स्टेट थी वो कहेंगे, तो प्रिंसली स्टेट जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूड किया, बाहर रखा कि भाई हम जो हैं हम इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कोई हिस्सा नहीं ले रहे, हम यहाँ से बाहर हैं, हमारा कोई भी यहाँ पे लेन देन नहीं होगा इस असेंबली में। तो इस असेंबली में आप बोल सकते हैं कि इस असेंबली ने हर एक सेक्शन को, इंडिया की हर एक सेक्शन को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सबको रिप्रेजेंट किया। इसमें हर एक कम्युनिटी के लोग को रिप्रेजेंट किया गया। और एक मैन बंदा जो था हमारे फ्रीडम फाइटर, वो इसमें नहीं था भाई, वो कौन से थे, महात्मा गांधी। आपको अगर पूछा जाए कि क्या महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हिस्सा थे, तो आप बोलोगे नहीं जी, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कोई काम नहीं किया, उनका इसमें कोई लेन देन नहीं था, उन्होंने इसमें, वो इसके मेंबर नहीं थे। कंपोजिशन हो गई। अब कंपोजिशन में तो हमने देख लिया भाई 389 मेंबर थे। अब आगे हम चलते हैं कि इसने काम कैसे कैसे किया, इसका वर्किंग कैसे हुई, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बना ली हमने, मेंबर बता दिए कितने कहाँ से, प्रिंसली स्टेट वाले उन्होंने नई मेंबरशिप बन ली, क्या करना भाई नहीं लिया। आगे हम चलते हैं इसका वर्किंग। भाई बन तो गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कैसे करेंगे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वर्क कैसे होगा, वर्क कैसे होगा, वर्क होता था मीटिंग के थ्रू। तो फर्स्ट मीटिंग जो है इसकी, फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग जो थी, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई, फर्स्ट मीटिंग हो रही है, देखो आप 9 दिसंबर, फर्स्ट मीटिंग हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें टोटल कितने मेंबर थे, 211 मेंबर्स थे।
और 211 मेंबर्स इसलिए हो गए थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें क्या चाहिए, एक अलग से हमारा पाकिस्तान, भाई हमें इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है इसमें हमें नहीं, हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी, हमें उसमें हिस्सा लेना है। इसलिए इसके मेंबर जो थे उस टाइम कितने हो गए, 211। और इसका जो हमारा हेड किसको बनाया गया उस टाइम, मतलब कि अपना मेंबर का, तो वो थे हमारे, एक तो पहले टेम्परेरी बने थे, टेम्परेरी, और बाद में परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी जो बने थे, टेम्परेरी बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्परेरी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, उनको बनाया गया था डॉक्टर आर प्रसाद, लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आर प्रसाद को बनाया गया था हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का परमानेंट मेंबर है। तो ये हमारा आ गया कि वर्किंग इसने कैसे की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या किया। अब ये वर्किंग हो गई भाई, इतने मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग इतने पे हुई, इतने मेंबर उन्होंने अटेंड की, मुस्लिम लीग नहीं अटेंड की। मैं इसका हेड किसको बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा को भी बनाया जो वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने प्रेसिडेंट को भी बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आगे वर्किंग तो हमने देख लिया, अब आप आगे देख रहे हैं, इसमें हमारा आता है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ रही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में हम इसको एज अ प्रेम्बल भी, हमने इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी एज अ प्रेम्बल लिया। तो ये दिया किसने था, पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। कब दिया भाई, डेट क्या थी, 13 दिसंबर 1946 को। अगस्त ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब दिया, दिसंबर 13 1946। अब इसमें था क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, आपको बता दूं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारी कंट्री क्या होगी, सॉवरेन कंट्री होगी। इसमें कोई भी बाहर वाली कंट्री का बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा है इसमें राइट्स होंगे, हमारे सभी सिटीजन के पास राइट होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। उसके बाद क्या होगा, राइट टू स्पीच होगा, राइट टू एक्सप्रेशन होगा। जस्टिस देंगे, तीनों टाइप का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे जस्टिस, ये बाद में हमने इसको एज अ प्रेम्बल लिया। ये किसमें था सारा कुछ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 दिसंबर, किसने दिया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946। उसके बाद हम आगे चलें तो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद हमारा आ गया कि इसने टाइम पीरियड कितना लिया है हमारे। आगे चलेंगे, इसके और क्या फंक्शन थे भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया हमारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आगे हम चलते हैं तो इसके अब इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो हमें, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम आता है इसमें। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहला है कि इंडिया, अभी भी आप देखते हैं कॉमनवेल्थ की गेम्स जो होती हैं उसमें इंडिया एक मेंबर है। तो इंडिया उसका मेंबर कब बना कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ, ये सी है, कॉमनवेल्थ मेंबर इंडिया का बना, इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना है जी मई 1949 में। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, जिसमें आज भी है, प्रेजेंट में भी। और सेकंड नंबर पे हम देखें कि हमारा जो और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, नेशनल
नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया है? नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई को, जो आज भी है तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमने किया नेशनल फ्लैग। उसके बाद हमने और इसने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इम्पॉर्टेंट काम, नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल एंथम कब किया? ये किया 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आज भी हमें याद करना ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा आता है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग तो हो गया, नेशनल सॉन्ग, एंथम अलग है और सॉन्ग अलग है। वंदे मातरम हमारा सॉन्ग है और जनगण हमारा एंथम है, ये चीज़ की। तो ये भी सेम डेट 24 जनवरी 1950। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये सारी चीज़ें तो होगी हमारी, कॉमनवेल्थ में कैसे मेंबर बने, कब बने, इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेशनल फ्लैग कब लिया। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इंपॉर्टेंट कमेटीज़ कौन कौन सी थी। अब इसकी कितनी कमेटी थी, कितनी कमेटियों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया, कमेटीज। अब इसमें हमारा टॉपिक क्या है? कमेटीज। कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की कितनी कमेटी? तो इसकी टोटल मैं आपको बताऊं, मेजर 8 कमेटीज थी। मेजर इसकी कितनी कमेटीज थी? 8 कमेटीज की मेजर थी, मतलब कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी हम बोलें तो 8 इसकी मेजर कमेटीज थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटीज की हमारी आती है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी जो है वो किसके अंडर थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी यूनियन पावर कमेटी। उसके बाद सेकंड हमारी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। सेकंड नंबर पे आ गई यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। ये भी पंडित नेहरू, सैम जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी ये भी। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स पे जो कमेटी थी वो भी थी एक। और फंडामेंटल राइट के अलग में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं क्या नहीं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारी एक आती है हमारी स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी मतलब कि वो कमेटी जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इंडिया में उसको पता प्रिंसली स्टेट्स थी 550 से प्लस, तो स्टेट्स कमेटी थी एक। स्टेट्स कमेटी स्टेट कमेटी का क्या काम था? ये भी नेहरू जी के अंडर थी। स्टेट कमेटी का काम था इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया की जुरिसडिक्शन के अंडर लाना। और इम्पॉर्टेंट इसकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिस मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी आती है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अंडर थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अंडर कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी उनके अंडर। अब आगे ये हमारी होगी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज। उसके बाद आगे हमारा आता है इनएक्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कमेटीज बन गई, सारा कुछ हो गया। अब इनएक्टमेंट कब हुई?
इनएक्टमेंट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनएक्ट कब किया, इनएक्टमेंट। तो इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इनएक्ट कब किया गया, तो वो कब किया गया भाई, उसकी एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 26 नवंबर 1949 को इसको इनएक्ट कर दिया गया। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट आता है इसका, इनएक्टमेंट तो होगी, अब उसके इन्फोर्समेंट इसकी कब हुई, इन्फोर्समेंट कब हुई, तो इन्फोर्समेंट कब हुई है, इन्फोर्समेंट हुई है हमारी 26 जनवरी 1950 एज अ रिपब्लिक डे जिसको हम बोलते हैं। 26 जनवरी, अब 26 जनवरी 1950 को क्यों हुई, 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं इसको इन्फोर्स कर दिया गया, उसका क्या कि 26 जनवरी 1930 लाहौर सेशन जब 29 में हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी रिमेंबर में उसको याद रखने के लिए एज अ हिस्टोरिक डे हमने 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक डे मनाया। हम 26 नवंबर 1949 को भी मना सकते थे, लेकिन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज डे की वजह से जो 1930 में था उसकी वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को इसको इनेक्ट किया। तो ये इनेक्टमेंट भी होगी। अब इसके बाद में कुछ अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के आपको क्रिटिसिज्म बता दूँ कि भाई अब हर एक चीज़ के क्रिटिसिज्म तो होते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बंदे होते हैं जो भाई नहीं पूरे सिलेक्ट हों, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज़ का होता है भाई, और ज़रूरी भी है क्रिटिसिज्म, आपका भी है मेरा भी क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म सबसे पहला इसका मेन क्रिटिसिज्म आता है। और क्रिटिसिज्म से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लिया गया है। भाई टाइम इसमें लिया है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक, ये टाइम है इसका। टोटल सेशन कितने हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? 11 सेशंस। हाँ सर, मैं क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था। तो क्रिटिसिज्म सबसे पहला इसका क्रिटिसिज्म ये आता है कि ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग यही आपको इधर साइड पे बता दिया कि इसने इतना 2 साल क्या लगभग 2.5 साल 3 साल का टाइम ले लिया इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। दूसरा ये क्या था कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, डोमिनेट बाय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेट किया। इसमें मैक्सिमम जो भी इसके मेंबर थे वो सारे कांग्रेस से बिलोंग करते थे। डोमिनेटेड बाय हिंदूज। अब इसको देखें, मुस्लिम लीग ने तो इसमें नहीं ना हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग चलेगी पाकिस्तान। तो इसके बाद इसमें जो भी हमारे मेंबर बचे वो डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स थे मेंबर। और फोर्थ और लास्ट इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी मेंबर्स थे वो सभी लॉयर्स थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, लॉयर्स, वकील बोल सकते हो आप। तो वो सारे कौन थे इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कौन? लॉयर्स। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ।